अध्याय 21 परीक्षा। गरुड़द्वार को क्विडिच कप जीतवाने में अपने कमाल को लेकर रॉन इतना उत्साहित था कि वो अगले दिन भी खुशी के मारे बौरा रहा था। वह तो मैच के बारे में ही बातें करना चाहता था, इसलिए हैरी और हरमाइनी को ग्रुप का जिक्र छेड़ने में काफी मुश्किल आई। दोनों में से किसी ने कोई खास कोशिश भी नहीं की। वे दोनों ही इस क्रूर तरीके से रॉन को हकीकत के धरातल पर नहीं लाना चाहते थे। दिन सुहाना और गर्म था, इसलिए वे रॉन को मना कर झील किनारे लगे पेड़ के नीचे ले गए। हॉल की तुलना में यहाँ पर कम खतरा था कि कोई उनकी बात सुन पाएगा। रॉन पहले तो यहाँ नहीं आना चाहता था। वह तो इस बात से बहुत खुश था कि गरुड़द्वार का हर विद्यार्थी हॉल में उसकी कुर्सी के पास से गुजरते समय उसकी पीठ थपथपा देता था। इसके अलावा बीच बीच में वे वीजली हमारा राजा है की धुन भी छेड़ देते थे, जिससे उसे और भी अच्छा लगता था। लेकिन कुछ समय बाद वह राजी हो गया कि ताजी हवा में बैठना अच्छा रहेगा। पेड़ की छाया में अपनी पुस्तकें फैलाकर वे बैठ गए। रॉन उन्हें शायद 12वीं बार बता रहा था कि उसने मैच का पहला गोल कैसे बचाया था। देखो, मेरा मतलब है मैं डेविस की एक गेंद पहले ही छोड़ चुका था, इसलिए मुझ में ज्यादा आत्मविश्वास नहीं था। लेकिन जब ब्रेडली अचानक मेरी तरफ आया तो मैंने सोचा तुम ये काम कर सकते हो, और मेरे पास 1 सेकंड का समय था जिसमें मुझे यह फैसला करना था कि मैं किस तरफ जाऊं, क्योंकि उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो दाई तरफ के रिंग पर निशाना साध रहा था, मेरी दाहिनी तरफ यानी उसकी बाईं तरफ। लेकिन तभी मुझे अजीब एहसास हुआ कि वह चकमा दे रहा है, इसलिए मैंने जोखिम लेकर बाईं तरफ छलांग लगा दी। मेरा मतलब है उसकी दाईं तरफ। और बाकी तो तुमने देखा ही था। उसने अपने बालों को अनावश्यक रूप से पीछे की तरफ झटका, जिससे वे हवा में उड़ते हुए लगने लगे। वो चारों तरफ देखने लगा कि करीबी विद्यार्थियों जो 3rd ईयर के बतियाते मेहनत कश वाले थे ने उनकी बात सुनी है या नहीं। और फिर जब चैम्बर्स 5 मिनट बाद मेरी तरफ आया, क्या हुआ? रॉन ने हैरी के चेहरे की तरफ देखकर बीच वाक्य में रुकते हुए पूछा। तुम हंस क्यों रहे हो? मैं हंस नहीं रहा हूँ, हैरी ने जल्दी से कहा। फिर वह रूपांतरण के नोट्स की तरफ देखने लगा और चेहरे को संजीदा करने की कोशिश करने लगा। सच्चाई तो यह थी कि रॉन को देखकर उसे गरुड़द्वार के एक और क्विडिच खिलाड़ी की याद आ गई थी, जो उसी पेड़ के नीचे बैठकर अपने बाल बिखराता रहता था। मैं बहुत खुश हूँ कि हम जीत गए। हाँ, रॉन ने धीरे से कहा और शब्दों का आनंद लिया। हम जीत गए। जब जिनी ने चो चैंग की नाक के नीचे से सुनहरी गेंद पकड़ ली थी, तब क्या तुमने चो का चेहरा देखा था? हैरी ने कटुता से कहा। मुझे लगता है वो रोने लगी होगी, है ना? हाँ, लेकिन गुस्से के कारण, रॉन ने थोड़ी त्योरी चढ़ाकर कहा। जब वह जमीन पर उतरी थी तो तुमने उसे अपनी झाड़ू दूर फेंकते देखा था, है ना? हैरी ने कहा। नहीं, दरअसल नहीं रॉन। हरमाइनी ने गहरी आह भरते हुए पुस्तक नीचे रखी और उसकी तरफ माफी मांगने वाले अंदाज में देखा। सच तो यह है कि हैरी और मैंने सिर्फ तभी तक का मैच देखा था जब डेविस ने पहला गोल किया था। रॉन के सावधानी से तितर बितर बाल निराशा में शिथिल दिखने लगे। तुमने नहीं देखा? उसने धीरे से पूछा और उन दोनों की तरफ बारी बारी से देखा। तुम लोगों ने मुझे एक भी गोल बचाते हुए नहीं देखा? नहीं, हरमाइनी ने उसकी तरफ शांति का हाथ फैलाते हुए कहा। लेकिन रॉन, हम जाना नहीं चाहते थे, हमें जाना पड़ा। अच्छा, रॉन ने कहा, जिसका चेहरा अब लाल होने लगा था। क्या हुआ था? हैग्रिड के कारण, हैरी ने कहा। उसने हमें बताने का फैसला किया। जब से वह दानवों के पास से लौटा था, तब से उसे चोटें क्यों लग रही थी। वो हमें जंगल में ले जाना चाहता था। हमारे पास कोई विकल्प नहीं था। तुम तो उसे जानते ही हो। खैर, उन्होंने 5 मिनट में पूरी कहानी बता दी। उनकी बात सुनने के बाद रॉन के चेहरे पर गुस्से की जगह हैरानी का भाव आ गया। उसने एक दानव को जंगल में छिपा रखा है? हाँ, हैरी ने गंभीरता से कहा। नहीं, रॉन बोला, जैसे उसके कहने से यह गलत साबित हो जाएगा। नहीं, वह ऐसा नहीं कर सकता, हरमाइनी ने दृढ़ता से कहा। उसने ऐसा ही किया है। ग्रॉप लगभग 16 फुट ऊंचा है। चीड़ के 20 फुट ऊंचे पेड़ों को उखाड़ने में उसे मजा आता है। और उसने हंसकर कहा, मुझे हरमी के नाम से जानता है। रॉन के मुंह से घबराहट भरी हंसी निकली। और हैग्रिड चाहता है कि हम उसे अंग्रेजी सिखाएं, हैरी ने कहा। रॉन ने लगभग सहमी हुई आवाज में कहा। वह पागल हो गया है। हाँ, हरमाइनी ने चिढ़कर कहा और मध्यवर्ती रूपांतरण का एक पन्ना पलटकर उन चित्रों की श्रृंखला की तरफ देखा जिनमें एक उल्लू दूरबीन में बदल रहा था। हाँ, मैं सोच रही हूँ कि वो पागल हो गया है, लेकिन दुर्भाग्य से उसने हैरी और मुझसे वादा ले लिया है। तब तो तुम लोगों को अपना वादा तोड़ना होगा, बस इतनी सी बात है, रॉन ने दृढ़ता से कहा। मेरा मतलब है, देखो, हमारी परीक्षाएं हैं और हम लोग, उसने अपना हाथ दिखाया जिसमें अंगूठा और उसकी बगल वाली उंगली लगभग छू रहे थे। वैसे ही स्कूल से निकाले जाने से बाल बाल बचे हैं। और नॉर्बर्ट को भूल गए? एरेगॉग को भूल गए? हैग्रिड के भयंकर साथियों के साथ रहने से हमें हमेशा बुरे ही परिणाम मिले हैं, है ना? मैं जानती हूँ, लेकिन बात यह है कि हमने वादा कर लिया है,
हरमाइनी ने धीरे से कहा। रॉन ने अपने बालों पर दोबारा हाथ फेरा, उन्हें सही किया और सोचने लगा। अच्छा, उसने आ भरी। हैग्रिड को अब तक तो नहीं निकाला गया है ना? वह इतने लंबे समय तक टिक गया है। हो सकता है वह टर्म के अंत तक टिक जाए और हमें ग्रॉब के पास जाना ही ना पड़े। मैदान धूप में चमक रहा था, जैसे उस पर ताजा पेंट किया गया हो। बादल विहीन आसमान चमकती हुई झील पर मुस्कुरा रहे थे। रेशमी हरी घास हल्की हवा में कभी कभार लहराने लगती थी। जून आ चुका था, लेकिन 5th ईयर के विद्यार्थियों के लिए इसका एक ही मतलब था। उनके OWL की परीक्षा अब सिर पर आ चुकी थी। उनके टीचर्स अब होमवर्क नहीं दे रहे थे। क्लासों में रिवीजन चल रहा था और टीचर्स उन सवालों को दोहरा रहे थे जिनके परीक्षाओं में आने की सबसे ज्यादा संभावना थी। पढ़ाई के इस लगातार माहौल ने हैरी के दिमाग से OWL के अलावा हर चीज को निकाल दिया। हालांकि वह काढ़े की क्लास के दौरान कभी कभार यह सोचता था कि क्या ल्यूपिन ने स्नेप से कहा होगा कि उन्हें हैरी को गुप्त विद्या सिखानी चाहिए। अगर उन्होंने ऐसा किया भी था तो भी स्नेप ने ल्यूपिन को नजरअंदाज कर दिया होगा, जैसे इस समय वे हैरी को कर रहे थे। यह हैरी को बहुत अच्छा लग रहा था। स्नेप के अतिरिक्त प्रशिक्षण के बिना ही वह काफी व्यस्त और तनाव में था। उसे यह देखकर राहत मिली कि हरमाइनी भी इन दिनों इतनी व्यस्त थी कि अब उसे गुप्त विद्या सीखने के बारे में तंग नहीं कर रही थी। वह धीरे धीरे बुदबुदाने में बहुत सा समय लगाती थी और कई दिनों तक उसने घरेलू जिन्नों के लिए कपड़े भी नहीं रखे। OWL के करीब आने पर वह अकेली ही अजीब व्यवहार नहीं कर रही थी। अर्नी मैकमिलन को एक चिढ़ाने वाली आदत पड़ गई थी। वह हर एक से पूछता रहता था कि वे लोग कितनी पढ़ाई कर रहे हैं। एक दिन जड़ी बूटी विज्ञान की क्लास के बाहर लाइन में खड़े खड़े उसने हैरी और रॉन से पूछा, तुम लोग दिन में कितने घंटे पढ़ते हो? उसकी आंखों में आवेश भरी चमक थी। क्या पता, रॉन बोला, कुछ घंटे। 8 घंटे से कम या ज्यादा? रॉन ने थोड़ी दहशत में आते हुए कहा। कम? मैं 8 घंटे पढ़ता हूँ, अर्नी ने अपना सीना फुलाते हुए कहा। 8 या 9, हर दिन नाश्ते से पहले 1 घंटा पढ़ता हूँ। 8 मेरा औसत है। अच्छे वीकेंड पर तो 9 घंटे पढ़ लेता हूँ। सोमवार को मैंने 8-9 घंटे पढ़ा था। मंगलवार को इतना अच्छा नहीं रहा, सिर्फ 7.25 घंटे। फिर बुधवार को। हैरी बहुत कृतज्ञ हुआ कि प्रोफेसर स्प्राउट ने उसी समय उन लोगों को ग्रीन हाउस 3 में अंदर बुला लिया और अर्नी की बातों का सिलसिला थम गया। इस दौरान ड्रेको मैल्फॉय ने दहशत फैलाने का एक नया तरीका खोज लिया। परीक्षाओं से कुछ दिन पहले एक दिन मैल्फॉय काढ़े की क्लास के बाहर क्रैब और गोयल को जोर जोर से बता रहा था, देखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप क्या जानते हैं, फर्क तो इससे पड़ता है कि आप किसे जानते हैं। देखो, डैडी और जादूगरी परीक्षा संस्थान की प्रमुख ग्रिसेल्डा मार्चबैंक्स पुराने परिचित है। वे हमारे यहाँ डिनर पर आई थी। हरमाइनी ने दहशत में हैरी और रॉन से फुसफुसा कर कहा, क्या तुम्हें लगता है कि यह सच है? रॉन उदासीनता से बोला, अगर यह सच हो तो भी हम इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। मुझे नहीं लगता कि यह सच है, नेविल ने उनके पीछे से धीरे से कहा, क्योंकि ग्रिसेल्डा मार्चबैंक्स मेरी दादी की सहेली है और उन्होंने कभी मैल्फॉय परिवार का जिक्र नहीं किया है। वे कैसी है नेविल? हरमाइनी ने एकदम पूछा। क्या वे कठोर हैं? नेविल ने थोड़ी दबी आवाज में कहा। सच कहूँ तो थोड़ी दादी जैसी हैं, रॉन ने उसका उत्साह बढ़ाते हुए कहा। वैसे उनसे जान पहचान होने से तो तुम्हें फायदा होगा, है ना? मुझे नहीं लगता इससे कोई फर्क पड़ेगा, नेविल ने थोड़ी और उदासी से कहा। दादी हमेशा प्रोफेसर मार्चबैंक से कहती हैं कि मैं अपने डैडी जितना अच्छा नहीं हूँ। अच्छा, तुम्हें तो सेंट मंगोज में देखा ही था, दादी कैसी हैं? नेविल फर्श की तरफ देखने लगा। हैरी, रॉन और हरमाइनी ने एक दूसरे की तरफ देखा, लेकिन उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वे क्या कहें। नेविल ने पहली बार उनके सामने इस बात का जिक्र किया था कि वे लोग जादूगरों के अस्पताल में मिले थे। इस दौरान 5th और 7th ईयर के विद्यार्थी के बीच एकाग्रता, मानसिक तीव्रता तथा नींद भगाने वाली चीजों का काला बाजार तेजी से लोकप्रिय हो रहा था। हैरी और रॉन बेरूफियों के मस्तिष्क अमृत से बहुत ललचाए थे, जो उन्हें चीलघात के 6th ईयर के एडी कार्मिकेल ने देने का प्रस्ताव रखा था। उसने कसम खाकर कहा था कि इसी कारण उसे पिछली गर्मी में 9 आउटस्टैंडिंग OWL मिले थे। वह सिर्फ 12 गैलियन में 1 पिंट देने का प्रस्ताव रख रहा था। रॉन ने हैरी को आश्वस्त किया कि हॉगवर्ट्स से निकलने के बाद जैसे ही उसकी नौकरी लगेगी वो उसे आधी कीमत लौटा देगा, लेकिन इससे पहले कि वो सौदा पक्का कर पाते, हरमाइनी ने कार्मिकेल की बोतल को जब्त करके उसे एक टॉयलेट में उड़ेल दिया। रॉन चिल्लाया, हरमाइनी, हम उसे खरीदना चाहते थे। मूर्ख मत बनो, वह गुर्राई। इसके बजाय तो तुम हेरोल्ड डिंगल का ड्रैगन का नाखून चूर्ण ले लो, रॉन ने उत्साह से पूछा। डिंगल के पास ड्रैगन का नाखून चूर्ण है? अब नहीं है, हरमाइनी ने कहा। मैंने उसे भी जब्त कर लिया है। इनमें से कोई भी चीज दरअसल काम नहीं करती है, रॉन बोला। ड्रैगन का नाखून काम करता है, उसमें अविश्वसनीय गुण होता है, उससे दिमाग को ताकत मिलती है, कुछ घंटों के लिए दिमाग तेज हो जाता है। हरमाइनी, मुझे थोड़ा सा ले लेने दो, चलो, उससे कोई नुकसान नहीं होगा। उससे हो सकता है, हरमाइनी ने गंभीरता से कहा। मैंने उसकी जांच की है, वो दरअसल नन्हे पिशाच की लीद है।
इस जानकारी के बाद हैरी और रॉन के मन से मस्तिष्क को तेज करने वाली चीजें खरीदने की इच्छा खत्म हो गई। रूपांतरण की अगली क्लास में उन्हें OWL परीक्षा का टाइम टेबल और बाकी जानकारी मिल गई। जब विद्यार्थी ब्लैक बोर्ड से अपनी परीक्षा की तारीखें और समय उतार रहे थे तो प्रोफेसर मैकगोनिगल ने उन्हें बताया, जैसा तुम लोग देख सकते हो, तुम्हारे OWL 2 सप्ताह तक चलेंगे। तुम लोग सुबह सैद्धांतिक परीक्षा दोगे और दोपहर में प्रायोगिक परीक्षा। जाहिर है खगोल शास्त्र की प्रायोगिक परीक्षा रात को होगी। अब मैं तुम लोगों को चेतावनी दे देती हूँ कि परीक्षाओं में बहुत सख्त नकल विरोधी समूहन का इस्तेमाल किया जाएगा। परीक्षा हॉल में खुद ब खुद जवाब लिखने वाली कलमों पर प्रतिबंध रहेगा। इस तरह भूल न जाना और आत्म सुधार स्याही पर भी प्रतिबंध रहेगा। बड़े दुख की बात है कि हर साल कम से कम एक विद्यार्थी सोचता है कि वो जादूगरी परीक्षा संस्थान के नियमों को तोड़ सकता है। मुझे उम्मीद है कि गुरुद्वार का कोई विद्यार्थी ऐसी कोई कोशिश नहीं करेगा। हमारी नई हेड मिस्ट्रेस। प्रोफेसर मैकगोनिगल इस शब्द पर जोर देते समय चेहरे पर एक ऐसा भाव लाई जैसा पिटूनिया आंटी किसी गंदे दाग को देखते समय लाती थी। ने सभी हाउस प्रमुखों से कहा है कि वे विद्यार्थियों को चेतावनी दे दे कि नकल करने पर बहुत गंभीर सजा दी जाएगी, क्योंकि जाहिर है तुम्हारे परीक्षा परिणामों के आधार पर हेडमिस्ट्रेस के नए प्रशासन का मूल्यांकन होगा। प्रोफेसर मैकगोनिगल ने हल्की सी आ भरी। हैरी ने देखा कि उनकी नुकीली नाक के नथुने फूल गए थे। बहरहाल यह कोई कारण नहीं कि तुम लोग अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन न करो। तुम्हें अपने भविष्य के बारे में सोचना है। प्रोफेसर, हरमाइनी ने अपना हाथ हवा में उठाते हुए कहा, हमें अपने रिजल्ट कब पता चलेंगे? प्रोफेसर मैकगोनिगल ने जवाब दिया, जुलाई में तुम्हारे पास एक उल्लू भेज दिया जाएगा। डीन थॉमस ने फुसफुसाकर कहा, बहुत बढ़िया, तो छुट्टियों तक हमें कोई चिंता करनी नहीं होगी। हैरी ने कल्पना की कि वह 6 सप्ताह के समय में प्रिवेट ड्राइव में होगा और अपने बेडरूम में बैठकर OWL परिणामों का इंतजार कर रहा होगा। उसने नीरसता से सोचा, कम से कम गर्मियों में उसके पास एक चिट्ठी तो आएगी। पहली परीक्षा सम्मोहन की सैद्धांतिक परीक्षा थी, जो सोमवार सुबह होने वाली थी। हैरी रविवार को लंच के बाद हरमाइनी से सवाल पूछने के लिए तैयार हो गया, लेकिन तत्काल ही उसे इस पर अफसोस हुआ। वो बहुत विचलित थी और उससे यह जांच करने के लिए पुस्तक खींचती रही थी कि उसने पूरी तरह सही जवाब दिया था या नहीं। आखिर सम्मोहन की उपलब्धियां नामक पुस्तक को छीनते समय उसका नुकीला कोना हैरी की नाक से तेजी से टकराया। हैरी की आंखों में आंसू आ गए। उसने हरमाइनी को किताब थमाते हुए दृढ़ता से कहा, तुम खुद यह काम क्यों नहीं कर लेती? इस दौरान रॉन अपनी उंगलियां कानों में डालकर सम्मोहन के नोट्स पढ़ रहा था और उसके होठ बिना आवाज किए हिल रहे थे। सीमस फिनिगन पीठ के बल फर्श पर लेटा था और सम्मोहन की एक महत्वपूर्ण परिभाषा दोहरा रहा था, जबकि डीन मंत्रों की मानक पुस्तक ग्रेड 5 से उसके जवाब की जांच कर रहा था। पार्वती और लेवेंडर मूलभूत चलित सम्मोहन का अभ्यास कर रही थी और अपनी पेंसिल को टेबल के किनारे के चारों तरफ दौड़ाकर होड़ लगा रही थी। उस रात का डिनर काफी खामोशी में हुआ। हैरी और रॉन ने ज्यादा बातचीत नहीं की, लेकिन जमकर खाया, क्योंकि उन्होंने सारे दिन जोरदार पढ़ाई की थी। दूसरी तरफ हरमाइनी बार बार अपना छुरी कांटा नीचे रखकर टेबल के नीचे रखे बैग से किताब निकालती रही और किसी तथ्य या आंकड़े की जांच करती रही। रॉन उसे बता ही रहा था कि उसे अच्छे से खाना खा लेना चाहिए, वरना उसे रात को नींद नहीं आएगी। तभी हरमाइनी का कांटा उसकी बेजान उंगली से छूटकर प्लेट पर जोर से गिरा। वो प्रवेश हॉल में देखते हुए धीरे से बोली, हे भगवान, क्या वे लोग आ गए? क्या यही परीक्षक हैं? हैरी और रॉन अपनी बेंच पर घूमे। बड़े हॉल के दरवाजे से उन्हें दिखाई दिया कि अम्बरिज बहुत बूढ़ी जादूगरनियों और जादूगरों के एक छोटे समूह के साथ खड़ी हुई थी। हैरी को देखकर खुशी हुई कि अम्बरिज थोड़ी घबराई हुई लग रही थी। रॉन ने कहा, चलकर करीब से देखें। हैरी और हरमाइनी ने सिर हिला दिया। वे जल्दी से दरवाजे से निकलकर प्रवेश हॉल में पहुंचे और चौखट पर पहुंचकर धीमे चलने लगे ताकि परीक्षकों की बात सुन सके। हैरी ने सोचा कि प्रोफेसर मार्चबैंक्स नाटी जादूगरनी होगी, जिनकी कमर झुकी हुई थी और चेहरे पर इतनी लकीरें थी जैसे मकड़ी का जाला लगा हो। अम्बरिज उनसे बहुत विनम्रता से बातें कर रही थी। प्रोफेसर मार्चबैंक्स थोड़ा ऊंचा सुनती होगी, क्योंकि वह प्रोफेसर अम्बरिज को बहुत जोर से जवाब दे रही थी, हालांकि वे सिर्फ 1 फुट दूर थी। यात्रा अच्छी रही, यात्रा अच्छी रही। हम यहाँ पहले भी कई बार आ चुके हैं, उन्होंने अधीरता से कहा। देखो, काफी दिनों से डंबलडोर की कोई चिट्ठी नहीं आई है, उन्होंने हॉल में देखते हुए कहा, जैसे उन्हें उम्मीद हो कि वे अचानक किसी झाड़ू की अलमारी के पीछे से प्रकट हो जाएंगे। मुझे लगता है उनका पता ठिकाना मालूम नहीं चला होगा। बिल्कुल नहीं, अम्बरिज ने कहा। अम्बरिज ने हैरी, रॉन और हरमाइनी को बुरी निगाह डालते हुए कहा, जब सीढ़ियों के नीचे मंडरा रहे थे तथा रॉन अपने जूते का लेस बांधने का नाटक कर रहा था। लेकिन मुझे उम्मीद है कि जादू मंत्रालय ने जल्दी ही पकड़ लेगा। मुझे नहीं लगता, नाटी प्रोफेसर मार्चबैंक्स चिल्लाई, जब तक कि डंबलडोर खुद न सामने आना चाहे। मैं जानती हूँ, जब वे NEWT पढ़ते थे तो मैंने रूपांतरण सम्मोहन में उनकी परीक्षा ली थी। वे चढ़ी से ऐसे काम कर लेते थे जो मैंने पहले कभी नहीं देखे थे। अच्छा, प्रोफेसर अम्बरिज ने कहा। हैरी, रॉन और हरमाइनी संगमरमर की सीढ़ी पर इतनी धीरे से चल रहे थे जितने वे हिम्मत कर सकते थे। वे आगे बोली,
मैं आप लोगों को स्टाफ रूम दिखा देती हूँ। मुझे लगता है कि आप लोग सफर के बाद चाय पीना पसंद करेंगे। यह एक बेचैन सी शाम थी। सभी विद्यार्थी आखिरी रिवीजन करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कोई भी ज्यादा कामयाब नहीं हो रहा था। हैरी जल्दी ही बिस्तर पर चला गया, लेकिन कई घंटे तक जागता रहा। उसे अपने करियर संबंधी मुलाकात याद आई, जिसमें मैगोनिकल ने आवेश में यह ऐलान किया था कि वे ऑरर बनने में उसकी हर संभव मदद करेंगी, भले ही यह उनकी जिंदगी का आखिरी काम हो। परीक्षा का समय करीब आने पर वह सोच रहा था कि उसे कोई छोटी महत्वाकांक्षा बतानी चाहिए थी। वह जानता था कि वह अकेला ही नहीं जाग रहा था, लेकिन कमरे में कोई भी नहीं बोला और आखिर एक एक करके वे सो गए। अगले दिन नाश्ते के समय 5th ईयर के विद्यार्थियों में से किसी ने भी ज्यादा बातचीत नहीं की। पार्वती धीरे धीरे मंत्रों का अभ्यास कर रही थी और उसके सामने की नमकदानी हिल रही थी। हरमाइनी सम्मोहन की उपलब्धियां इतनी तेजी से दोबारा पड़ रही थी कि उसकी आंखें धुंधली नजर आ रही थीं। उधर नेविल छुरी कांटे गिरा रहा था और मुरब्बा फैला रहा था। नाश्ता खत्म होने के बाद 5th ईयर और 7th ईयर के विद्यार्थी प्रवेश हॉल के करीब ही रहे, जबकि बाकी विद्यार्थी क्लासों में चले गए। फिर 9:30 बजे हर क्लास को बड़े हॉल में दोबारा दाखिल होने के लिए पुकारा गया। बड़ा हॉल ठीक उसी तरह जमा हुआ था जैसे हैरी ने स्मृति पात्र में तब देखा था, जब उसके डैडी सीरियस और स्नेप अपने OWL की परीक्षा दे रहे थे। चारों हाउसों की टेबल अब हट चुकी थी और उनकी जगह बहुत सी छोटी छोटी टेबलें आ गई थीं। ये टेबलें हॉल के सिरे पर लगी स्टाफ रूम के सामने थी, जहाँ प्रोफेसर मैगोनिकल उनके सामने खड़ी थी। जब सभी बैठ गए और खामोश हो गए तो वे बोली, तुम लोग शुरू कर सकते हो। और उन्होंने अपने पास वाली डेस्क पर एक विशाल घड़ी का बटन दबा दिया। उस डेस्क पर अतिरिक्त कलमें, दावतें और चंपत्र भी रखे थे। हैरी अपने पेपर की ओर मुड़ा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसके दाहिनी तरफ 3 कतार छोड़कर और 4 सीट आगे हरमाइनी लिखना शुरू कर चुकी थी। हैरी ने पहले सवाल पर नजर डाली। वस्तुओं को उड़ाने के लिए आवश्यक मंत्र तथा ब छड़ी की गतिविधियों का वर्णन करें। हैरी को हवा में ऊंचे उड़ने वाले एक मुदगर की याद आ गई, जो एक तैरते की मोटी खोपड़ी पर जोर से पड़ा था। धीरे से मुस्कुराते हुए वह झुका और लिखने लगा। पेपर इतना बुरा नहीं था, है ना? हरमाइनी ने 2 घंटे बाद प्रवेश हॉल में चिंता से कहा। वह अब भी पेपर पकड़े थी। मुझे लगता है कि मैं खुशनुमा सम्मोहन के साथ ज्यादा न्याय नहीं कर पाई। मेरा समय ही खत्म हो गया था। क्या तुमने हिचकी रोधक सम्मोहन लिखा? मुझे यकीन नहीं था कि मुझे करना चाहिए। यह बहुत बड़ा लग रहा था। और सवाल 23। हरमाइनी, रॉन ने सख्ती से कहा, हम ये सजा एक बार पहले ही झेल चुके हैं। हम हर परीक्षा दोबारा नहीं देंगे। एक बार करना ही पर्याप्त बुरा है। 5th ईयर के विद्यार्थियों ने स्कूल के बाकी विद्यार्थियों के साथ लंच किया। चारों हाउसों की टेबल लंच के वक्त दोबारा अपनी पुरानी जगह पर आ गई थीं। फिर वे बड़े हॉल के पास वाले छोटे कमरे की तरफ चल दिए, जहां उन्हें तब तक इंतजार करना था जब तक कि उन्हें प्रायोगिक परीक्षा के लिए न बुलाया जाए। जब विद्यार्थियों के छोटे समूह को उनके सरनेम के वर्णमाला क्रम से बुलाया गया, तो पीछे रह गए विद्यार्थी मंत्र बुदबुदाकर छड़ी हिलाने का अभ्यास कर रहे थे। हालांकि कभी कदार छड़ी गलती से किसी की आंख या पीठ में घुस जाती थी। हरमाइनी का नाम पुकारा गया। वह कांपती हुई एंथनी गोल्डस्टीन, ग्रेगरी गोयल और डैफ्नी ग्रीनग्रास के साथ कमरे से चली गई। जिन विद्यार्थियों की परीक्षा हो चुकी थी वे बाद में वापस नहीं आए। हालांकि हैरी और रॉन को पता नहीं चल पाया कि हरमाइनी का प्रदर्शन कैसा रहा। रॉन ने कहा, उसका प्रदर्शन अच्छा ही रहेगा। याद है उसे सम्मोहन के एक टेस्ट में 112% अंक मिले थे। 10 मिनट बाद प्रोफेसर फिल्डविक ने पुकारा, पाटिल सर फैंसी, पाटिल पद्मा, पाटिल पार्वती, पोटा हैरी। शुभकामनाएं, रॉन ने धीरे से कहा। हैरी बड़े हॉल में गया। उसने छड़ी इतनी कसकर पकड़ रखी थी कि उसका हाथ कांपने लगा। प्रोफेसर टॉफ्टी खाली है पोटा, प्रोफेसर फिल्टविक ने चूचू करती आवाज में कहा, जो दरवाजे के जरा सा भीतर खड़े हुए थे। उन्होंने हैरी को बहुत बूढ़े और गंजे परीक्षक की तरफ भेजते हुए कहा, जो दूर वाले कोने में एक छोटी टेबल के पीछे बैठे थे। थोड़ी दूरी पर प्रोफेसर मार्चबैंक्स ड्रेको मैल्फॉय की आधी परीक्षा ले चुकी थी। पॉटर है? प्रोफेसर फिल्टविक ने अपने नोट्स की तरफ देखा और हैरी के आते समय अपने चश्मे से उसे घूरा। मशहूर पॉटर। अपनी आंख के कोने से हैरी ने साफ देखा कि मैल्फॉय ने उस पर एक गुस्से भरी निगाह डाली। जिस शराब के गिलास को मैल्फॉय हवा में उड़ा रहा था वह फर्श पर गिरकर टूट गया। हैरी अपनी मुस्कुराहट दबा नहीं पाया। प्रोफेसर टॉफ्टी ने मुस्कुराकर उसका हौसला बढ़ाया। कोई बात नहीं, उन्होंने अपनी कांपती बूढ़ी आवाज में कहा। घबराने की कोई बात नहीं। अब तुम इस अंडे के कप खोलो और इससे कुछ गुलाटियां लगवाओ। कुल मिलाकर हैरी ने सोचा कि यह अच्छा हुआ। उसका आकाशगामी सम्मोहन मैल्फॉय से तो बहुत अच्छा था। हालांकि वह सोच रहा था कि काश उसने रंग परिवर्तन और वृद्धि सम्मोहन के मंत्रों में गड़बड़ी नहीं की होती, जिससे उसका चूहा, जिसे नारंगी रंग का होना था, फूल गया और बिज्जू के आकार का हो गया। हालांकि हैरी ने तत्काल अपनी गलती सुधार ली। उसे खुशी थी कि उस वक्त हरमाइनी हॉल में नहीं थी और उसने बाद में जानबूझकर उसे यह बात नहीं बताई। उसे रॉन को यह बताने में कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि रॉन ने एक डिनर प्लेट को एक बड़े मशरूम में बदल दिया था और उसे जरा भी पता नहीं था कि यह कैसे हुआ था। उस रात को आराम करने का जरा भी समय नहीं था।
वे लोग डिनर के बाद सीधे अपने हाउस के हॉल में गए और अगले दिन रूपांतरण की परीक्षा के लिए रिवीजन करने लगे। हैरी जब बिस्तर पर गया तो उसके दिमाग में जटिल मंत्र और सिद्धांत गूंज रहे थे। अगली सुबह लिखित परीक्षा में वह एक परिवर्तनकारी मंत्र की परिभाषा भूल गया, लेकिन उसने सोचा कि उसका प्रैक्टिकल उम्मीद से ज्यादा अच्छा हुआ था। कम से कम वह अपने जानवर को पूरा ओझल करने में कामयाब हो गया था, जबकि अगली टेबल पर बेचारी हैन्ना अबॉट का दिमाग पूरी तरह घूम गया था और उसने अपने नेवले को पक्षियों में बदल दिया था, जिन्हें हॉल से बाहर निकालने के लिए परीक्षा 10 मिनट तक रोकनी पड़ी। बुधवार को उनकी जड़ी बूटी विज्ञान की परीक्षा थी। इसमें दांतों वाले एक जेरेनियम पौधे ने उसे काट लिया। इसके अलावा हैरी ने अच्छा प्रदर्शन किया। और फिर गुरुवार को गुप्त विद्याओं से रक्षा की परीक्षा थी। पहली बार हैरी को यह यकीन था कि वह पास हो गया है। उसे किसी भी लिखित सवाल में कोई दिक्कत नहीं आई और प्रैक्टिकल परीक्षा के दौरान उसे अम्बरिज के सामने मंत्रों के तोड़ और रक्षात्मक मंत्र प्रदर्शित करने में खास मजा आया। अम्बरिज प्रवेश हॉल के दरवाजे के पास खड़ी होकर देख रही थी। जब हैरी ने बहरूपिया ओझलीकरण मंत्र का बेहतरीन प्रदर्शन किया तो प्रोफेसर टॉप्टी चिल्लाए, जो एक बार फिर हैरी की परीक्षा ले रहे थे। ओह शाबाश, बहुत बढ़िया। अच्छा, मुझे लगता है बस हो गया पॉटर, जब तक कि वह थोड़ा आगे झुके। मैंने अपने दोस्त टाइबेरियस ऑगडेन से सुना है कि तुम पितृदेव उत्पन्न कर सकते हो। बोनस पॉइंट के लिए। हैरी ने अपनी छड़ी उठाई, सीधे अम्बरिज की तरफ देखा और मन में यह खुशी भरा विचार सोचा कि उन्हें बर्खास्त किया गया है। पितृदेव संरक्षणम। उसकी छड़ी के सिरे से चांदी जैसा मृग बाहर निकला और हॉल में दौड़ने लगा। सभी परीक्षक मुड़ मुड़ कर उस मृग को देखने लगे और जब यह सफेद धुंध में खो गया तो प्रोफेसर टॉफ्टी ने उत्साह से तालियां बजाई। बहुत बढ़िया, उन्होंने कहा। बहुत बढ़िया पॉटर, अब तुम जा सकते हो। जब हैरी दरवाजे से अम्बरिज के पास से निकला तो उनकी नजरें मिली। उनके चौड़े पोपले मुंह के चारों तरफ एक बुरी सी मुस्कान थी, लेकिन उसे परवाह नहीं थी। अगर वह बहुत ज्यादा गलत नहीं था और इसी डर से वह यह बात किसी को नहीं बताने वाला था, तो उसे अभी अभी एक आउटस्टैंडिंग OWL मिला था। शुक्रवार को हैरी और रॉन की एक दिन की छुट्टी थी, जबकि हरमाइनी पुरातन लिपियों की परीक्षा दे रही थी। चूंकि उनके सामने पूरे वीकेंड की छुट्टियां थी, इसलिए उन्होंने रिवीजन छोड़कर कुछ देर आराम करने का फैसला किया। वे जमाई लेते हुए खुली खिड़की के पास पसर गए और जादूगरों के शतरंज खेलने लगे। खिड़की से गर्मी की गर्म हवा अंदर आ रही थी। दूरी पर हैरी को हैग्रिड दिखाई दे रहा था, जो जंगल के किनारे पर एक क्लास को पढ़ा रहा था। वह यह अनुमान लगाने की कोशिश कर रहा था कि किन प्राणियों की परीक्षा चल रही होगी। उसने सोचा कि शायद यूनिकॉर्न्स होंगे, क्योंकि लड़के थोड़े पीछे खड़े थे। तभी तस्वीर का छेद खुला और हरमाइनी अंदर आ गई। वह बहुत बुरे मूड में लग रही थी। परीक्षा कैसी रही हरमाइनी? रॉन ने जमाई और अंगड़ाई लेते हुए कहा। मैंने अहवास का गलत अनुवाद कर दिया, हरमाइनी गुस्से में बोली। इसका मतलब रक्षा नहीं, साझेदारी होता है। मैंने इसे अहवास से गड़बड़ा दिया। ओह, रॉन ने आलस से कहा, यह तो सिर्फ एक गलती है ना? तुम्हें तो फिर भी बहुत अंक मिल। ओह चुप रहो, हरमाइनी ने गुस्से से कहा। एक गलती से पास और फेल के बीच में अंतर हो सकता है। और इतना ही नहीं, किसी ने अम्बरिज के ऑफिस में एक और स्वर्ण खोजी छोड़ दिया है। मुझे नहीं पता कि उन्होंने इसे नए दरवाजे के भीतर कैसे भेजा, लेकिन जब मैं वहां से निकल रही थी तो अम्बरिज जोर जोर से चिल्ला रही थी। ऐसा लगता है कि उसने उनका पैर काटने की कोशिश की थी। अच्छा, हैरी और रॉन ने एक साथ कहा। यह अच्छा नहीं है, हरमाइनी ने गर्मी से कहा। भूल गए, वे सोचते हैं कि यह काम हैग्रिड करता है और हम नहीं चाहते हैं कि हैग्रिड को नौकरी से निकाला जाए। हैरी ने खिड़की से बाहर इशारा करते हुए कहा। वह इस समय पढ़ा रहा है, वे उसे दोष नहीं दे सकती। ओह हैरी, तुम भी कितने नादान हो। क्या तुम्हें लगता है कि अम्बरिज सबूत का इंतजार करेंगी? हरमाइनी ने कहा, जो नाराज रहने पर तुली हुई थी। फिर वह अपने पीछे दरवाजा धड़ाम से बंद करती हुई लड़कियों के कमरों की तरफ चली गई। कितने अच्छे स्वभाव की प्यारी लड़की है, रॉन ने बहुत धीरे से कहा और हैरी ने एक घोड़े को पीटने के लिए अपने वजीर को आगे बढ़ाया। हरमाइनी का बुरा मूड ज्यादातर वीकेंड तक चला। हालांकि हैरी और रॉन को इसे नजरअंदाज करने में कोई दिक्कत नहीं हुई। उन्होंने शनिवार और रविवार का ज्यादातर समय सोमवार को होने वाले काढ़े की परीक्षा के रिवीजन में बिताया। काढ़े की परीक्षा को लेकर हैरी सबसे कम उत्साहित था और उसे यकीन था कि यह ऑरर बनने की उसकी महत्वाकांक्षा का पतन साबित होगा। उसे लिखित पेपर मुश्किल लगा, हालांकि उसे लगा कि उसे भेस-बदल काढ़े वाले सवाल में पूरे नंबर मिल सकते हैं। वो इसके प्रभावों को सटीकता से इसलिए बता सकता था क्योंकि उसने सेकेंड ईयर में इसे गैरकानूनी ढंग से किया था। दोपहर को होने वाला प्रैक्टिकल उतना भयंकर नहीं था जितनी उसे आशंका थी। चूंकि स्नेप वहां मौजूद नहीं थे, इसलिए वह काढ़ा बनाते समय आमतौर से ज्यादा आरामदेह महसूस कर रहा था। नेविल हैरी के बहुत पास बैठा था। वो काढ़े की क्लास के दौरान बहुत दुखी दिखता था, लेकिन आज वो ज्यादा खुश दिख रहा था। जब प्रोफेसर मार्चबैंक्स ने कहा, अब अपनी कड़ाइयों से दूर हट जाएं, परीक्षा खत्म हो गई है, तो हैरी ने अपने सैंपल फ्लास्क के कॉर्क को इस एहसास के साथ लगाया कि भले ही उसे अच्छे ग्रेड ना मिल पाए, लेकिन किस्मत अच्छी रही तो वो फेल नहीं होगा। सिर्फ 4 पेपर बचे हैं, पार्वती पाटिल ने थके अंदाज में कहा जब वे गरुड़द्वार के हॉल की तरफ वापस लौटे।
सिर्फ? हरमाइनी ने तेजी से कहा। मुझे अंकों के जादुई महत्व की परीक्षा भी देनी है और यह शायद सबसे मुश्किल विषय है। किसी ने भी उसकी बात काटने की मूर्खता नहीं की, इसलिए वो अपना गुस्सा किसी पर भी नहीं उतार पाई और उसने हॉल में ज्यादा जोर से खीखी कर रहे फर्स्ट ईयर के विद्यार्थियों को डांट कर अपनी भड़ास निकाली। हैरी ने तय कर लिया था कि वो मंगलवार को जादुई प्राणियों की देखभाल की परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन करेगा ताकि हैग्रिड का सिर नीचा ना हो। प्रैक्टिकल परीक्षा दोपहर को अंधेरे जंगल के किनारे वाले लॉन पर हुई, जहां विद्यार्थियों को एक दर्जन हेजहॉग्स के बीच छिपे एक नाल को पहचानने के लिए कहा गया था। तरकीब यह थी कि सभी को बारी बारी से दूध दिया जाए। नाल्स की कलमों में कई जादुई गुण होते हैं, लेकिन वे आमतौर पर बहुत ही शक्की होते हैं और दूध पिलाने वाले की कोशिश पर नाराज हो जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्हें जहर देने की कोशिश की जा रही है। फिर उन्हें काष्ठ जीव को सही तरीके से संभालने का प्रदर्शन करना था, एक अग्नि करकट को खिलाना था और बिना गंभीर रूप से जले उसकी सफाई करनी थी। इसके अलावा बीमार यूनिकॉर्न को देने के लिए खाने पीने की बहुत सारी चीजों में से सही आहार चुनना था। हैरी ने देखा कि हैग्रिड अपनी केबिन की खिड़की से चिंता से देख रहा था। जब हैरी की परीक्षक मोटी नाटी जादूगरनी ने उससे मुस्कुराकर कहा कि अब वो जा सकता है, तो हैरी ने महल की तरफ लौटने से पहले हैग्रिड को अंगूठा ऊंचा करके दिखाया। बुधवार की सुबह खगोल शास्त्र का पेपर पर्याप्त अच्छा रहा। हैरी को यकीन नहीं था कि उसने बृहस्पति के सभी उपग्रहों के नाम ठीक से लिखे थे, लेकिन उसे विश्वास था कि उनमें से किसी पर भी चूहे नहीं रहते थे। उन्हें खगोल शास्त्र के प्रैक्टिकल्स के लिए शाम तक इंतजार करना था, इसलिए दोपहर को ज्योतिष की परीक्षा हुई। हालांकि हैरी ज्योतिष में कमजोर था, लेकिन उसकी परीक्षा बहुत खराब साबित हुई। इसके बजाय तो वह सूने कांच के गोले में हिलने वाली तस्वीरें देखने की कोशिश कर सकता था। चाय की पत्तियों को पढ़ने के दौरान तो उसका सिर घूम गया। उसने कहा कि प्रोफेसर मार्चबैंक्स जल्दी ही एक मोटे, सांवले, भीगे हुए अजनबी से मिलेंगे। उसने इस पूरे घपले को खत्म करते हुए उनकी हथेली की जीवन और मस्तिष्क रेखाओं को गड़बड़ा दिया और उन्हें बता दिया कि उन्हें तो पिछले मंगलवार को ही मर जाना चाहिए था। संगमरमर की सीढ़ियां चढ़ते समय रॉन ने उदासी से कहा, देखो, हमें इसमें पास होने की कोई उम्मीद भी नहीं थी। यह सुनकर हैरी थोड़ा ज्यादा ठीक महसूस करने लगा। रॉन ने तो अपने परीक्षक को विस्तार से यह बता डाला था कि उसे अपने भाग्य दर्पण में एक बदसूरत आदमी दिख रहा है जिसकी नाक पर एक मस्सा है। तभी उसने ऊपर देखा और उसे यह भयंकर एहसास हुआ कि वह अपने परीक्षक के प्रतिबिंब का वर्णन कर रहा था। हैरी ने कहा, हमें उस मूर्खतापूर्ण विषय को लेना ही नहीं चाहिए था। फिर भी कम से कम अब हम उसे छोड़ सकते हैं। हैरी ने कहा, हाँ, अब हमें यह नाटक करने की जरूरत नहीं है कि बृहस्पति और यूरेनस जब ज्यादा दोस्ताना हो गए हैं तो क्या होता है, और आगे से मुझे इस बात की परवाह नहीं रहेगी कि मेरी चाय की पत्तियां मौत का संकेत कर रही हैं। मैं उन्हें उड़ाकर कूड़ेदान में डाल दूंगा, जो उनकी सही जगह है। हैरी हंसने लगा। तभी हरमाइनी उनके पीछे से भागती हुई आई। उसने एकदम अपनी हंसी रोक दी। उसे डर था कि कहीं वो बुरा न मान जाए। उसने कहा, देखो, मुझे लगता है कि मैंने अंकों के जादुई महत्व की परीक्षा ठीक से दी है। यह सुनकर हैरी और रॉन दोनों ने ही राहत की सांस ली। बस जल्दी से डिनर से पहले सितारों के चार्ट पर नजर डालने का समय है। जब वे रात 11 बजे खगोल शास्त्र की मीनार के ऊपर पहुंचे तो उन्हें सितारों को देखने के लिए आदर्श रात मिली, क्योंकि आसमान में एक भी बादल नहीं था। मैदान चांदनी में नहा रहा था और हवा में थोड़ी सी ठंडक थी। सभी विद्यार्थियों ने अपना अपना टेलीस्कोप जमाया और प्रोफेसर मार्चबैंक्स के इशारे पर सितारों के खाली चार्ट को भरने लगे। जब उन्होंने सितारों और ग्रहों की सटीक स्थितियां लिखी तो प्रोफेसर मार्चबैंक्स और टॉफ्टी उनके बीच घूमते रहे। चमपत्रों के सरकने की आवाजों के अलावा कोई आवाज नहीं हो रही थी। कभी कभार टेलीस्कोप के चरमराने की आवाज आ जाती थी जब उन्हें स्टैंड पर संतुलित किया जाता था। इसके अलावा चमपत्रों पर कलम घिसकने की आवाज भी आ रही थी। आधा घंटा गुजर गया और फिर 1 घंटा। जब महल की खिड़कियों की बत्तियां बुझने लगी तो जमीन पर सुनहरी रोशनी के छोटे छोटे चौखाने ओझल होने लगे। बहरहाल जब हैरी ने अपने चार्ट पर ओरियन की स्थिति लिख ली तो महल का सामने वाला दरवाजा खुल गया। दरवाजा उस मुंडेर के ठीक नीचे था जहां वह खड़ा था। दरवाजा खुलने से पत्थर की सीढ़ियों से थोड़ी दूर की घास पर रोशनी पड़ी। हैरी ने अपने टेलीस्कोप की स्थिति बदली और नीचे झांकने लगा। चमकती घास पर 5-6 आकृतियां चल रही थी। फिर दरवाजा बंद हो गया और घास पर एक बार फिर अंधेरा छा गया। हैरी ने अपनी आंख दोबारा टेलीस्कोप पर लगाई और शुक्र की स्थिति देखने लगा। उसने नीचे के चार्ट को देखा जहां उसे ग्रह की स्थिति लिखनी थी, लेकिन किसी चीज से उसका ध्यान भंग हो गया था। उसने अंधेरे मैदान की तरफ देखा। वहां 6 आकृतियां चली जा रही थी। अगर वे हिल नहीं रही होती और चांदनी उनके सिर पर नहीं पड़ रही होती तो वे अंधेरे मैदान में नजर नहीं आती। इतनी दूरी से भी हैरी उन आकृतियों में सबसे मोटी आकृति की चाल को पहचान गया जो सबसे आगे चल रही थी। वह यह नहीं सोच पा रहा था कि अम्बरिज आधी रात के बाद बाहर क्यों टहल रही थी, और उसे यह तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि वे 5 लोगों के साथ कहाँ जा रही थी। फिर कोई उसके पीछे खासा और उसे याद आया कि अभी आधी परीक्षा बची है। वह शुक्र की स्थिति बिल्कुल भूल गया था।
उसने अपनी आंख टेलीस्कोप पर फिर से जमाई और शुक्र को दोबारा खोजा। वह चार्ट पर उसकी स्थिति लिखने ही वाला था, तभी उसे दूर पर एक दस्तक सुनाई दी, जिसकी आवाज विदान मैदान में गूंजने लगी। तत्काल किसी कुत्ते के भौंकने की दबी हुई आवाज आई। उसने धड़कते दिल से ऊपर देखा। हैग्रिड के केबिन की खिड़कियों पर रोशनी थी और जिन लोगों को उसने लॉन के पार जाते देखा था, अब उनकी आकृतियां उन खिड़कियों के सामने दिख रही थी। दरवाजा खुला और उसने छहों आकृतियों को चौखट लांग कर अंदर जाते देखा। दरवाजा दोबारा बंद हो गया और खामोशी छा गई। हैरी बहुत परेशान हो गया। उसने मुड़कर देखा कि जो उसने देखा था वो रॉन या हरमाइनी ने देखा था या नहीं, लेकिन उसी पल प्रोफेसर मार्चबैंक्स उसके पीछे आ गईं। वह उनके सामने इधर उधर ताका झाकी नहीं करना चाहता था, वरना वे ये सोचने लगती कि वो किसी की नकल करने की कोशिश कर रहा है। इसलिए वो तेजी से सितारों के चार्ट पर झुका और उसमें नोट्स लिखने का नाटक करने लगा। दरअसल वो मुंडेर के ऊपर से हैग्रिड के केबिन की तरफ देख रहा था। अब केबिन की खिड़कियों के पार आकृतियां हिल रही थी, जिससे रोशनी कुछ समय के लिए ओझल हो जाती थी। उसे अपनी गर्दन पर प्रोफेसर मार्चबैंक्स की नजरें महसूस हो रही थी। उसने एक बार फिर अपनी आंखें टेलीस्कोप पर लगाई और चंद्रमा की तरफ देखने लगा। हालांकि वो 1 घंटे पहले ही उसकी स्थिति लिख चुका था। जैसे ही प्रोफेसर मार्चबैंक्स हिली, उसे दूर वाले केबिन से एक गर्जना सुनाई दी, जो अंधेरे में गूंजती हुई खगोलशास्त्र की मीनार तक पहुंच गई। हैरी के चारों तरफ के कुछ विद्यार्थी अपने टेलीस्कोप से नजरें हटाकर हैग्रिड के केबिन की तरफ देखने लगे। प्रोफेसर टॉफ्टी एक बार फिर खांसे। उन्होंने धीरे से कहा, ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करो। ज्यादातर विद्यार्थी अपने टेलीस्कोप की तरफ लौट गए। हैरी ने अपनी बाईं तरफ देखा। हरमाइनी हैग्रिड के केबिन की तरफ एकटक देख रही थी। प्रोफेसर टॉफ्टी बोले, 20 मिनट बचे हैं। हरमाइनी चौंक गई और तत्काल अपने सितारों के चार्ट को भरने लगी। हैरी ने अपने चार्ट की तरफ देखा और उसका ध्यान इस तरफ गया कि उसने शुक्र की जगह पर मंगल लिख दिया था। वो अपनी गलती सुधारने के लिए झुका। तभी मैदान की तरफ से एक जोरदार धमाका सुनाई दिया। टेलीस्कोप के सिरे से मुंह टकराने के कारण कई विद्यार्थी आउच चिल्लाए और जल्दी से देखने लगे कि नीचे क्या हो रहा था। हैग्रिड का दरवाजा खुल चुका था और केबिन से बाहर निकलती रोशनी में उन लोगों को साफ नजर आ रहा था। विशालकाय हैग्रिड गरज रहा था और अपनी मुट्ठियां लहरा रहा था। उसे 6 लोग घेरे हुए थे और उसकी दिशा में लाल रोशनी फेंककर उसे स्तब्ध करने की कोशिश कर रहे थे। नहीं, हरमाइनी चीखी। ओह, प्रोफेसर टॉफ्टी ने विचलित होते हुए कहा, यह परीक्षा है। लेकिन कोई भी अब अपने सितारों के चार्ट पर ध्यान नहीं दे रहा था। लाल रोशनी की किरणें अब भी हैग्रिड के केबिन के आसपास उड़ रही थी, लेकिन वे उसे टकरा कर उछल रही थी। वह अब भी तनकर खड़ा था और संघर्ष कर रहा था। चीखें और चिल्लाहटें मैदान में गूंज रही थी। एक आदमी चिल्लाया, समझदारी से काम लो हैग्रिड। हैग्रिड गरजा, समझदारी गई भाड़ में। डॉलिश, तुम लोग हमें इस तरह नहीं ले जा सकते। हैरी को फैंग की छोटी आकृति दिखाई दी, जो हैग्रिड को बचाने की कोशिश कर रहा था। फैंग बार बार हैग्रिड को घेरने वाले जादूगरों पर उछल रहा था, जब तक कि उस पर एक स्तब्धीकरण मंत्र नहीं पड़ा और वह जमीन पर गिर नहीं गया। हैग्रिड आवेश से गरजा और अपराधी को उठाकर फेंक दिया। वह आदमी हवा में 10 फुट उड़ा और दोबारा नहीं उठा। हरमाइनी की आंख निकल गई और उसके दोनों हाथ मुंह पर पहुंच गए। हैरी ने रॉन की तरफ मुड़कर देखा। वह भी घबराया हुआ दिख रहा था। उनमें से किसी ने हैग्रिड को कभी भी इतने गुस्से में नहीं देखा था। देखो, पार्वती चीखी, जो मुंडेर पर झुककर महल के नीचे की तरफ इशारा कर रही थी, जहाँ सामने वाला दरवाजा एक बार फिर खुल गया था। अंधेरी घास पर एक बार फिर रोशनी हुई। इस बार एक लंबी छाया घास पर तेजी से जाती नजर आई। प्रोफेसर टॉफ्टी चिंता से बोले, देखो, अब सिर्फ 16 मिनट बचे हैं। लेकिन किसी ने भी उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया। वे तो अब उस आकृति को देख रहे थे जो भागकर हैग्रिड के केबिन के पास हो रहे युद्ध की तरफ जा रही थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? वह आकृति भागते हुए चिल्ला रही थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हरमाइनी फुसफुसा कर बोली, वे मैगोनिकल है। अंधेरे में प्रोफेसर मैगोनिकल की आवाज आई, उसे छोड़ दो। मैंने कहा छोड़ दो। तुम किस कारण उस पर हमला कर रहे हो? उसने कुछ नहीं किया है जो उसे इस तरह। हरमाइनी, पार्वती और लेवेंडर चीख पड़ी। केबिन के चारों तरफ की आकृतियों ने प्रोफेसर मैगोनिकल पर 4 स्तब्धीकरण मंत्र मार दिए। केबिन और महल के बीच में लाल रोशनी की किरणें उनसे टकराई। एक पल के लिए तो उनका शरीर लाल रोशनी में चमकता रहा, फिर वह धड़ाम से पीठ के बल गिर पड़ी और हिली तक नहीं। बेड़ा गर्क हो, प्रोफेसर चिल्लाए। वे भी अब परीक्षा को पूरी तरह से भूल गए थे। चेतावनी तक नहीं दी, बहुत ही बुरा व्यवहार है। कायरो, हैग्रिड गरजा। उसकी आवाज मीनार के ऊपर साफ सुनाई दे रही थी और महल के भीतर कई रोशनी हो गई थी। डरपोक कही के यह लो और यह भी। ओह, हरमाइनी ने आबरते हुए कहा। हैग्रिड ने अपने सबसे करीब के हमलावरों की तरफ 2 विशाल हाथ लहराए। उनके तत्काल गिरने से पता चल गया कि वे बेहोश हो गए थे। हैरी ने हैग्रिड को झुकते हुए देखा। उसे लगा कि आखिर उसे किसी मंत्र ने स्तब्ध कर दिया है, लेकिन हैग्रिड दोबारा खड़ा हो गया। ऐसा लग रहा था कि उसने अपनी पीठ पर एक बोरा लाद रखा हो। फिर हैरी को यह एहसास हुआ कि उसके कंधे पर फैंग का बेजान शरीर लटक रहा था। उसे पकड़ लो, उसे पकड़
लो, अमृत चीखी, लेकिन उनका इकलौता बच्चा सहायक हैग्रिड के करीब जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। दरअसल वो इतनी तेजी से पीछे हो रहा था कि वो अपने एक बेहोश सहयोगी से टकराकर गिर गया। हैग्रिड मुड़ा और फैंक को पीठ पर लटकाकर तेजी से भागने लगा। अम्बरिज ने उस पर आखिरी स्तब्धीकरण मंत्र मारा, लेकिन उनका निशाना चूक गया और हैग्रिड दूर वाले गेट की तरफ तेजी से भागते हुए अंधेरे में ओझल हो गया। 1 मिनट तक खामोशी छाई रही। सभी मुंह खोलकर मैदान की तरफ देखते रहे। फिर प्रोफेसर टॉफ्टी की धीमी आवाज आई, सब लोग सुन लो, अब 5 मिनट बचे हैं। हालांकि उसका 2/3 चार्ट ही भरा था, लेकिन हैरी बुरी तरह चाहता था कि परीक्षा खत्म हो जाए। जब परीक्षा खत्म हुई तो हैरी, रॉन और हर्माइनी टेलीस्कोप उनके होल्डरों में जैसे तैसे रखकर घुमावदार सीढ़ियों की तरफ भागे। कोई भी विद्यार्थी सोने के मूड में नहीं था। सभी रोमांचित होकर देखी हुई घटना के बारे में सीढ़ियों के मुहाने पर जोर जोर से बातें कर रहे थे। घटिया औरत, हर्माइनी ने आ भरी, जो अब इतने गुस्से में थी कि उसके मुंह से शब्द नहीं निकल पा रहे थे। रात के अंधेरे में हैग्रिड को चोरी से पकड़ना चाहती थी, अर्नी मैकमिलन ने सावधानी से कहा, जो उनके पास आ गया था। वो स्पष्ट रूप से नहीं चाहती थी कि ट्रोली जैसी घटना दोबारा हो। हैग्रिड ने अच्छा किया है ना, रॉन ने कहा, जो प्रभावित कम चिंतित ज्यादा लग रहा था। मंत्रों से टकराकर दूर क्यों छिटक गए? उसके दानव रक्त के कारण ऐसा हुआ होगा, हरमाइनी ने कांपती आवाज में कहा। दानवों को स्तब्ध करना बहुत मुश्किल होता है। वे दैत्यों की तरह होते हैं, सचमुच सख्त है, लेकिन बेचारी प्रोफेसर मैकगोनिकल 4 स्तब्धीकरण मंत्र सीधे उनकी छाती पर पड़े और वे ज्यादा जवान नहीं है ना? भयंकर भयंकर, अन्नी ने अपना सिर आडंबर से हिलाते हुए कहा। अच्छा, मैं सोने जा रहा हूँ, सभी को गुड नाइट। उनके चारों तरफ के विद्यार्थी अब जा रहे थे। वे अब भी रोमांचित होकर उसी घटना के बारे में बात कर रहे थे जो उन्होंने अभी अभी देखी थी। रॉन ने कहा, कम से कम वे हैग्रिड को अज़्काबान तो नहीं ले जा पाए। मुझे लगता है कि वो डंबलडोर के पास गया होगा, है ना? मुझे भी ऐसा ही लगता है, हरमाइनी ने कहा, जिसकी आंखें आंसुओं के करीब लग रही थी। ओह, ये बहुत बुरा हुआ। मैं सचमुच सोच रही थी कि डंबलडोर जल्दी ही लौट आएंगे, लेकिन अब तो हैग्रिड भी चला गया। वे लोग गुरुद्वार के हॉल की तरफ लौटे। यह पूरा भरा था। मैदान में हुए हंगामे के कारण कई विद्यार्थी जाग गए थे और उन्होंने जल्दी से अपने दोस्तों को भी जगा दिया था। सीमस और डीन, हैरी, रॉन और हरमाइनी से पहले ही गुरुद्वार के हॉल में पहुंच गए थे। वे सभी को बता रहे थे कि उन्होंने खगोल शास्त्र की मीनार के ऊपर से क्या देखा और सुना था। लेकिन हैरिड को अब क्यों निकालना? एंजेलिना जॉनसन ने पूछा और अपना सिर हिलाया। यह ट्रिलोनी जैसा नहीं है, वह तो इस साल पहले से ज्यादा अच्छा पढ़ा रहा था। अम्बरिज अर्धमानव से नफरत करती है, हरमाइनी ने कटुता से कहा और एक कुर्सी पर लुढ़क गई। वह हमेशा से हैग्रिड को बाहर निकालना चाहती थी, केटी बेल ने कहा, और वह यह सोच रही होगी कि हैग्रिड उसके ऑफिस में स्वर्ण खोजी छोड़ रहा था। धत तेरी की, डी जॉर्डन ने अपना मुंह ढकते हुए कहा। उसके ऑफिस में स्वर्ण खोजी तो मैंने छोड़ा था। फ्रेड और जॉर्ज मुझे 2 स्वर्ण खोजी देकर गए थे। मैं खिड़की से उन्हें ऊपर पहुंचा रहा था। डीन बोला, उसे तो हैग्रिड को निकालने का बहाना चाहिए था। हैग्रिड डंबलडोर के बहुत ज्यादा करीब था। यह सच है, हैरी ने कहा, और वह भी हरमाइनी के पास एक कुर्सी में लुढ़क गया। लेवेंडर ने आंसू भरते हुए कहा, मैं तो बस यही सोच रही हूँ कि प्रोफेसर मैकगोनिगल ठीक हो जाए। कॉलिन क्रीवी बोला, हमने अपनी कमरे की खिड़की से देखा था कि कुछ प्रोफेसर उन्हें महल तक ले जा रहे थे। उनकी हालत बहुत अच्छी नहीं दिख रही थी। एलिसिया स्पिनेट ने दृढ़ता से कहा, मैडम पॉम्फ्री उन्हें ठीक कर देंगी। वे आज तक नाकामयाब नहीं हुई हैं। सुबह लगभग 4 बजे हॉल खाली हुआ। हैरी की आंखों में नींद का नामो निशान नहीं था। हैग्रिड के अंधेरे में भागने का दृश्य उसे सता रहा था। वो अम्बरिज पर इतना गुस्सा था कि वो यह नहीं सोच पा रहा था कि इस औरत के लिए कौन सी सजा सबसे बुरी होगी। हालांकि रॉन ने सुझाव दिया कि उसे भूख से तड़प रहे विस्फोटक अग्निडंकों के आगे डाल देना चाहिए। भयंकर प्रतिशोध की कल्पना करते करते वह सो गया। 3 घंटे बाद वो जागा तो उसे महसूस हुआ कि उसकी नींद अभी पूरी नहीं हुई थी। उनकी आखिरी परीक्षा जादू का इतिहास थी, जो दोपहर से पहले नहीं होनी थी। हैरी का बहुत मन हुआ कि नाश्ता करने के बाद वो दोबारा सो जाए, लेकिन वो रिवीजन करना चाहता था, इसलिए वो अपने हाथों में सिर को थामकर हॉल की खिड़की के पास गया। जब वो हरमाइनी के दिए 3.5 फुट ऊंचे नोट्स के ढेर को पढ़ने लगा तो उसे बहुत कोशिश करनी पड़ी कि उसे नींद न आ जाए। 5th ईयर के विद्यार्थी 2 बजे बड़े हॉल में दाखिल हुए और अपनी जगह पर बैठ गए। परीक्षा के पेपर उनके सामने उल्टे रखे थे। हैरी बुरी तरह थका हुआ था। वह चाहता था कि परीक्षा जल्दी खत्म हो जाए और वह चैन से सो जाए। फिर कल वह और रॉन क्विडिच पिच पर जाएंगे। वो रॉन की झाड़ू पर उड़ेगा और रिवीजन से मुक्ति का आनंद लेगा। अपने पेपर सीधे कर लो, मार्च बैंक्स ने हॉल के सामने से कहा और विशाल घड़ी को चालू कर दिया। तुम लोग शुरू कर सकते हो। हैरी ने पहले सवाल की तरफ घूरा। कुछ सेकंड बाद उसे ध्यान आया कि उसे उसका एक भी शब्द समझ में नहीं आया था। एक ऊंची खिड़की पर एक मधुमक्खी भनभना रही थी। धीरे धीरे काफी कष्ट से वह जवाब लिखने लगा। उसे नाम याद करने में बहुत मुश्किल आ रही थी और वह तारीखें भी गड़बड़ कर रहा था। उसने सवाल नंबर 4 बिल्कुल ही छोड़ दिया। आपकी राय में क्या छड़ी कानून ने 18वीं सदी के पिशाच विद्रोहों को बेहतर तरीके से नियंत्रित करने में योगदान दिया?
उसने सोचा कि अगर उसके पास अंत में समय बचा तो वो इसे कर लेगा। उसने सवाल नंबर 5 करने की कोशिश की। 1749 में गोपनीयता अधिनियम किस तरह तोड़ा गया और इसकी पुनरावृत्ति रोकने के लिए कौन से कदम उठाए गए? उसने जवाब तो लिख दिए, लेकिन उसे लग रहा था कि उसने कई महत्वपूर्ण बिंदु छोड़ दिए थे। उसे यह एहसास था कि इस कहानी में कहीं पर खूनी पिशाचों का जिक्र भी आया था। उसने आगे की तरफ ऐसे सवाल की तलाश की जिसका वह सही जवाब दे सके। सवाल नंबर 10 को देखकर उसकी आंखों में चमक आ गई। उन परिस्थितियों का वर्णन करें जिसमें अंतर्राष्ट्रीय जादुई महासंघ की स्थापना हुई और यह स्पष्ट करें कि लेक्टेनस्टीन के जादूगरों ने इसमें शामिल होने से इनकार क्यों किया। मुझे यह आता है, हैरी ने सोचा। हालांकि उसका दिमाग थका हुआ था और शिथिल महसूस कर रहा था। उसे हरमाइनी की लिखाई में एक हेडिंग दिखाई दे रही थी, अंतर्राष्ट्रीय जादुई महासंघ की स्थापना। उसने अपने नोट्स आज सुबह ही पढ़े थे। वह लिखने लगा। बीच बीच में वह प्रोफेसर मार्चबैंक्स के पास डेस्क पर रखी घड़ी की तरफ देखता जा रहा था। वो पार्वती पाटिल के ठीक पीछे बैठा था, जिसके लंबे काले बाल उसकी कुर्सी की पीठ पर झूल रहे थे। जब वह अपना सिर हिलाती थी तो हैरी की आंखें थोड़ी चौंधिया जाती थी और साफ देखने के लिए उसे अपना सिर थोड़ा सा हिलाना पड़ता था। अंतर्राष्ट्रीय जादुई महासंघ के पहले प्रमुख पियरे बोनाकॉर्ड थे, लेकिन लेक्टेनस्टीन के जादू समुदाय ने उनकी नियुक्ति का विरोध किया था क्योंकि हैरी के चारों तरफ कलमें चर्मपत्रों पर भाग रही थी और चूहों की तरह घिसट रही थी। धूप उसके सिर को गर्म कर रही थी। बोनाकोड ने लेक्टेनस्टीन के जादूगरों को आहत करने के लिए क्या किया था? हैरी को लगा कि इसका दैत्यों से कोई संबंध था। उसने दोबारा पार्वती के सिर के पिछले हिस्से की तरफ सूनेपन से घूरा। काश वह गुप्त घुसपैठ कर सके और उसके सिर के पीछे की खिड़की खोलकर देख सके कि दैत्यों के बारे में ऐसा क्या था जिस कारण पियरे बोनाकॉर्ड और लेक्टेनस्टीन के जादूगरों के बीच टकराव हो गया था। हैरी ने अपनी आंखें बंद कर ली और अपना चेहरा हाथों में छिपा लिया ताकि उसकी आंखों की पुतलियां ठंडी हो जाए। बोनाकॉर्ड दैत्यों का शिकार रोकना चाहता था और दैत्यों को अधिकार देना चाहता था, लेकिन लेक्टेनस्टीन को दुष्ट पहाड़ी दैत्यों की प्रजाति के साथ दिक्कतें आ रही थी। हाँ, यही बात थी। उसने अपनी आंखें खोली। वे दुख रही थीं। चमकते सफेद चमपत्र को देखते ही उनमें पानी भर गया। धीरे से उसने दैत्यों के बारे में 2 लाइनें लिखी। फिर उसने अब तक की अपनी लिखी हुई बातें पढ़ी। वो बहुत कम लिख पाया था, हालांकि उसे पता था कि महासंघ पर हरमाइनी के नोट्स कई पन्ने लंबे थे। उसने अपनी आंखें दोबारा मूंद ली और उन्हें याद करने की कोशिश की। महासंघ की पहली मीटिंग फ्रांस में हुई थी। हाँ, ओह, वह यह पहले ही लिख चुका था। पिशाचों ने इस सभा में शामिल होने की कोशिश की थी, लेकिन उन्हें बाहर निकाल दिया गया था। वह यह भी पहले ही लिख चुका था और लेक्टेनस्टीन से कोई भी नहीं आना चाहता था। सोचो, उसने खुद से कहा। उसका चेहरा हाथों में था, जबकि उसके चारों तरफ कलमें लगातार जवाब लिख रही थी और विशाल घड़ी में बालू गिरती जा रही थी। वह एक बार फिर रहस्यमय विभाग की तरफ जाने वाले ठंडे अंधेरे गलियारे में जा रहा था। वह दृढ़ और पक्के इरादे वाली चाल से जा रहा था। वह बीच बीच में दौड़ भी रहा था और आखिरकार अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए संकल्पवान था। काला दरवाजा हमेशा की तरह उसके लिए खुल गया और वह एक गोलाकार कमरे में पहुंच गया जिसमें कई दरवाजे थे। पत्थर के फर्श के पार और दूसरे दरवाजे से दीवारों और फर्श पर रोशनी नाच रही थी और मशीनी आवाज होती रही, लेकिन खोजबीन करने का समय नहीं था। उसे जल्दी थी। वह आखिरी कुछ फुट दौड़कर तीसरे दरवाजे तक पहुंचा जो बाकी दरवाजों की तरह खुल गया। एक बार फिर वह चर्च जैसे कमरे में पहुंच गया जो शेल्फों और कांच के गोलों से भरा हुआ था। उसका दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था। वह इस बार वहां पहुंचने वाला है। 97 नंबर तक पहुंचकर वह बाईं तरफ मुड़ा और 2 कतारों के बीच जल्दी से चला। दूर फर्श पर एक आकृति दिख रही थी। एक काली आकृति फर्श पर किसी घायल जानवर की तरह हिल रही थी। हैरी का पेट डर से, रोमांच से सिकुड़ने लगा। उसके मुंह से एक आवाज निकली, एक ऊंची ठंडी आवाज जिसमें दया का नामो निशान नहीं था। तुम इसे उठाकर मुझे दे दो। इसे उठा लो अभी। मैं इसे नहीं छू सकता, लेकिन तुम छू सकते हो। फर्श की काली आकृति थोड़ी हिली। हैरी ने देखा कि लंबी उंगलियों वाले उसके सफेद हाथ में एक छड़ी थी। उसने अपनी ऊंची ठंडी आवाज में कहा, पीड़ित हो। फर्श वाला आदमी दर्द से चीखने लगा। उसने खड़े होने की कोशिश की, लेकिन गिरकर छटपटाने लगा। हैरी हंसने लगा। उसने अपनी छड़ी उठाई, जिससे शाप उठ गया और आकृति करहाने लगी तथा स्थिर हो गई। लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट इंतजार कर रहे हैं। जमीन पर गिरा आदमी धीरे धीरे अपने कांपते हुए हाथों के बल कुछ इंच उठा और अपना सिर हिलाने लगा। उसका चेहरा खून से लथपथ था। वो दर्द के मारे कांप रहा था, लेकिन गुस्से के कारण उसका शरीर सख्त था। सीरियस फुसफुसाया, इससे पहले मैं अपनी जान दे दूंगा। जाहिर है, आखिर तो मैं तुम्हारी जान ले ही लूंगा। ठंडी आवाज आई, लेकिन इससे पहले तुम्हें मुझे वो चीज उठा कर देनी होगी। ब्लैक, तुम सोचते हो कि तुम दर्द झेल सकते हो? इस बारे में दोबारा सोच लो। हमारे पास बहुत समय है और किसी को भी तुम्हारी चीख सुनाई नहीं देगी।
लेकिन जब वोल्डेमॉर्ट ने दोबारा अपनी छड़ी नीचे की तो कोई चीखा और गर्म डेस्क से पत्थर के ठंडे फर्श पर गिर गया। जमीन से टकराते ही हैरी हड़बड़ा कर जाग गया। हालांकि वो अब भी चीख रहा था। जब उसकी आंखें खुली तो उसे महसूस हुआ कि वह बड़े हॉल में था और उसके निशान में बहुत तेज दर्द हो रहा था।